और उस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे बाइवोट साइवोट लॉ, और उसके बाद में हम लोग उसका एक एप्लीकेशन देखेंगे और उसी चीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग तो इनिशियली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, तो हम लोग उसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन यानी क्या होता है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग स्टडी करने के लिए हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने लास्ट प्रीवियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही हम लोग इंटर रिलेटेड करेंगे और उसमें हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे और उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो, जैसे हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं, हम लोग स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, स्टेशनरी चार्जेस के बारे में। वही हम लोग जब स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोगों को पता है कि अब इसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। तो चार्ज की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है क्वांटाइज्ड, ठीक है। क्वांटाइज्ड होता है यानी Q इक्वल टू, दैट इज हम लोग जब भी Q इक्वल टू NE एस फॉर्मूले से हम लोग प्लस माइनस करके कैलकुलेट करते हैं, है ना। क्वांटाइज के बाद में हम लोगों ने दूसरी प्रॉपर्टी देखी है चार्जेस की, जो होता है कंजर्वेटिव नेचर। क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर होता है। तो ये कंजर्वेटिव नेचर भी है, चार्ज भी है, क्वांटाइज्ड भी होता है। और हम लोगों को पता है कि चार्जेस जो है वो हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टेशनरी स्टेट पे होते हैं, यानी स्टेशनरी स्टेट पे यानी रेस्ट की पोजीशन पे होते हैं, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। अब इसी से इंटर रिलेटेड यानी हम लोग चार्जेस के बारे में क्या क्या स्टडी करते हैं कि चार्जेस हम लोगों ने देखे कि दो टाइप के चार्जेस हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दूसरा निगेटिव चार्ज रहेगा, है ना। और एक न्यूट्रल बॉडी भी होती है, हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ऐसे दो चीजों में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या करता है कि चार्ज अपने पास में एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम लोग जनरली क्यू इस क्वांटिटी से, क्यू इस सिंबल से symbolize। तो जैसे देखो, पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने क्यू लिया, इस क्यू मैग्नीट्यूड क्या करेगा, अपने सराउंड में एक इन्फ्लुएंसिंग एरिया क्रिएट करेगा, है ना। तो इस इन्फ्लुएंसिंग एरिया को ही हम लोग ऐसा कहेंगे कि ये एक रीजन है जिसपे इस चार्ज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इफेक्टिव है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इफेक्टिव है इन द सेंस कि अब किसी को भी अगर इस चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में अगर स्टडी करना है तो उसको उसके इन्फ्लुएंसिंग एरिया के कांटेक्ट में आना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये टेस्ट चार्ज के ऊपर में इसकी फील्ड डिपेंड नहीं होती है, जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही टेस्ट चार्ज में इसके इन्फ्लुएंसिंग एरिया के रीजन में रखता हूँ तो इसके ऊपर में एक तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव टाइप का फोर्स जनरेट होता है। और हम लोगों को पता है कि इसमें हम लोग जो भी स्टडी करते हैं यानी एक पर्टिकुलर फोर्स जनरेट हुआ, जो कि किसके ऊपर एक्ट हुआ, इस क्यू नॉट के ऊपर में एक्ट हुआ। और ये जो ये जो चार्ज है आप लोगों का, जिसको हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज सराउंडिंग रीजन में एक अपना इन्फ्लुएंसिंग एरिया क्रिएट करता है। और उस इन्फ्लुएंसिंग एरिया को हम लोग टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ई किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ई सिंपली हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ई इज नथिंग बट इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि मैग्नीट्यूड के टर्म में क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड के टर्म में रिप्रेजेंट होती है, जो फोर्स हमको बताया जाता है। तो ये सब चीजें जो होती है हम लोग किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो कि स्टेशनरी चार्जेस का पार्ट है और वो रेस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट रहते हैं।
अब इसके बाद में हम लोगों को सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में स्टडी करना है। देखो कि हम लोग इसको इंटर रिलेटेड किस तरीके से कहते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले थोड़ा बहुत इंटर रिलेटेड कमिट कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद में देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो देखो कि अगर पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे कि देखो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज डेफिनेटली क्या क्रिएट करेगा, एक लाइन ऑफ फोर्स क्या जनरेट करेगा, लाइन ऑफ फोर्स, जो कि पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और एड किसकी तरफ में होगा, निगेटिव चार्ज की तरफ में। तो इस तरीके से हम लोग इसको स्टडी करेंगे, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, इस तरीके से लाइन ऑफ फोर्स इन्होंने जनरेट कर लिया। और हम लोगों को पता है कि लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसको एरो मार्क दे के मैं डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी डायरेक्शन को किस तरीके से एज्यूम करते हो। कोई कन्वेंशन ऐसा कोई इसेंशियली नहीं है। मैंने डायरेक्शन अगर ड्रॉ की है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव के लिए परमानेंटली आउटवर्ड डायरेक्शन ही एज्यूम कर सकते हैं हम लोग। नेगेटिव चार्ज होता है, उससे हम लोगों ने देखा है कि इनवर्ट की तरफ हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब मैक्सिमम लोग इसी साइन कन्वेंशन को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग भी इसी के थ्रू जाएंगे। आप इंटरचेंज कर सकते हो, हालांकि कंसेप्ट में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कन्वेंशन से इफेक्ट होगा, बाकी सभी चीजें जो होगी वो थ्योरेटिकली कंसेप्ट एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग जब आइडेंटिफाई करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो हम लोगों को पता होता है कि हर एक कर्व पे, इस कर्व पे जो भी पॉइंट, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है। कैसी होती है, हमेशा टेंजेंशियल होती है, और उसी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पर्टिकुलरली अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ये पर्टिकुलरली, जब ये पर्टिकुलरली अगर हम लोग देखेंगे तो इन दोनों चार्जेस के इन्फ्लुएंस से ये पर्टिकुलर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस लाइन ऑफ फोर्स को कैसी है, टेंजेंशियल है। अगर मैं इस यहाँ पे पॉइंट बना लूंगा तो ये कैसा रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा। यानी क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली डायरेक्शन जो हो रही है वो चेंज होते जा रही है उस सेम लाइन के ऊपर में। इस सेम लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो हो रही है वो क्या होते जा रही है, चेंज होते जा रही है। तो इसका मतलब है कि पर्टिकुलरली डायरेक्शन जो हो रही है वो चेंज हो रही है, और हम लोग देखेंगे कि ये पॉजिटिव के नजदीक में यहाँ पे जाएंगे तो दोनों से इक्वल प्रोपोर्शन की दूरी पे है। अगर हम लोग इधर जाएंगे तो ये निगेटिव चार्ज के क्लोज में है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को दिखाई देता है। तो ये निगेटिव चार्ज के क्लोज में, इसका मतलब है कि ये जो फील्ड क्रिएट कर रहा है वो फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने क्रिएट किए, उसी तरीके से मैग्नेटोस्टैटिक में जब हम लोगों ने हेडिंग दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है, तो वो मैग्नेटिक इंडक्शन किस तरीके के प्रॉपर्टी से आया है वो देखते हैं अभी। तो देखो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं नॉर्थ पोल और एक लेते हैं हम लोग साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल को, जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो उसी हिसाब से मैग्नेटोस्टैटिक में हम लोग इसको नॉर्थ पोल कहेंगे, और निगेटिव चार्ज है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, साउथ पोल से रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोगों को पता है कि जैसे लाइंस जो होती है वो फॉर्म होती है, तो यहाँ से हम लोगों को पता है कि ये से जनरेट होगा और किधर की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ में जाएगा। हमेशा ये ध्यान में रखना। तो इसी तरीके से सिमिलर कंसेप्ट है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इंटर रिलेट करके हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटोस्टैटिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, जैसे हम लोगों को पता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब जाके, हम लोग यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या इस पॉइंट पे हो, जब हम लोग देखते हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी हम पर्टिकुलरली एक प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं इंटेंसिटी। क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। तो जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद में उस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग इस पर्टिकुलरली जब मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड में भी हम लोग पॉइंट पे जाके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी, मैग्नेट की। तो इस पर्टिकुलरली मैग्नेट बोलो या फिर इस तरीके से अगर कोई सिंगल चार्जेस अगर होते हैं तो भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी किसकी रहेगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी रहेगी। और उस मैग्नेटिक इंटेंसिटी को ही नाम दिया गया है मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बी ये मैग्नेटिक, तो ये यहाँ पे भी ये नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, इसकी भी डायरेक्शन सेम रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ में रहेगा। अब हम लोग ये होगी हमारी पहली प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक के लिए। अब मैं डायग्राम को रिपीट नहीं करता हूँ, एज इट इज आप लोग समझ जाओगे किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तरफ में एरो मार्क आप लोगों को रिप्रेजेंट करने हैं, है ना। तो इस तरीके से अब ये होगी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग इन्हीं लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर से स्टडी करते हैं, वो होती है दैट इज नथिंग बट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ये लाइन ऑफ फोर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट है एक पर्टिकुलर रीजन में, किसमें, एक पर्टिकुलरली रीजन मैंने क्रिएट किया और वहां पे नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ फोर्स यानी ये जो निकल रही है लाइंस, जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास होने वाली जो लाइन है वो अगर ज्यादा होती है, इन द सेंस क्या होती है, क्राउडेड अगर होती है समझो, तो वहां पे हम लोग क्या कहेंगे कि नंबर्स ऑफ लाइंस ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है। तो हम ऑब्वियसली क्या रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज आल्सो हाई। Similarly, we can identify the strength of the magnetic induction by using the similar cross-sectional area through which the numbers of line of force is passes. If they are crowded, then the strength at a particular point is going to be high. और अगर numbers of field lines अगर कम होती है तो वहाँ पे strength कैसी रहेगी, वहाँ पे weak रहेगा। तो हम लोगों को जैसे पता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को किससे कैलकुलेट करते हैं, न्यूटन पर कूलम से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे न्यूटन पर कूलम से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसको हम लोग टेस्ला से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए से, हाँ, तो टेस्ला से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद में हम लोगों को पता है कि जैसे हम लोगों को हम लोग इन दोनों भी चीजों में एक कॉमन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर हाँ, सर आपकी आवाज इच नहीं आ रही मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, नहीं अभी आ रहा है ना, नहीं, थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा अभी आ रहा है, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ अभी आ रहा है ना सभी लोगों को, ओके ओके चलो। हाँ तो देखो हाँ, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी क्या है, कि नंबर्स ऑफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस, numbers of field lines passing per unit area, cross sectional area, है ना। तो जिसको हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी क्या होता है कि नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। यानी यहाँ पे आप लोग पिक्चराइजेशन में देख सकते हो कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों ने बनाया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस को पास करते हैं। तो इसी जो प्रॉपर्टी होती है, यानी जहां से नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस जो हो रही है वो पास हो रही है एक पर्टिकुलरली क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स यानी क्या है, कि नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल
एरिया हम लोग एरिया इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। किसमें कैलकुलेट करते हैं? जिसको बोला जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और उसको सिंबॉलिकली हम लोग उसको बोल सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर के नाम से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। सिमिलरली हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी कैलकुलेट करेंगे, तो वहां से भी नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस जो पास होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, और उसको भी हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर से ही कैलकुलेट करेंगे, और उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज थी, यानी पहली प्रॉपर्टीज यानी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव यानी नॉर्थ और साउथ पोल, ये होगी। हम लोगों ने देखा कि उसी तरीके से सर। हेलो सर। हेलो, हाँ हेलो, हम्म, तो इसी तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो, तो देखो, ये है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मेरे को थोड़ा कंप्लीट करने दो, उसके बाद में आपको कोई डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, वैसे तो हालांकि ये रिपीटेड पार्टी है, लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से फिर हम लोग देखते हैं कि बायोट सेवट लॉ की तरफ हम लोग किस तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड लाइंस, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेगी वो हम लोगों को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग कैलकुलेट करते तो उसको हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही है। तो उसी तरीके से हम लोग सेकंड देखेंगे कि हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होते हैं उसको हम लोगों ने कैलकुलेट जो किया है, तो उसका यूनिट जो है हम लोग न्यूटन पर कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो यूनिट होता है एसआई यूनिट में हम लोग इसको टेस्ला से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में हम लोग एक है कि हम लोगों को अगर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, तो नंबर्स ऑफ फील्ड लाइन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जहाँ पे क्राउडेड लाइंस ज्यादा रहेगी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो समझो वहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है, और अगर समझो नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस अगर कम है तो इंटेंसिटी, वहां पे स्ट्रेंथ जो होगी इंटेंसिटी की वो क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए भी रहेगा। ठीक है, इसमें कॉमन प्रॉपर्टी हम लोगों को दिखाई देती है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी क्या है, नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जिसको हम लोग किससे यूनिट से सिंबलाइज करते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर से। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग यानी सिमिलरली, अब जो कंसेप्ट, इसका मतलब है कि ये सारी जो चीजें हम लोगों ने एक्सप्लेन की वो किसके लिए की, कि जो पर्टिकुलरली एजम्पशन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लेते हैं, उसी पर्टिकुलर टाइप का एजम्पशन हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कॉमन जिसको हम लोग कहेंगे कि जैसे यहाँ पे हम लोग स्टेशनरी चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, यहाँ पे एक चीज और रिमाइंड कर लेना, यहाँ पे हम लोग मूविंग चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? मूविंग चार्जेस के बारे में। तो ये जो चीजें होती है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग स्टेशनरी चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे, और यहाँ पे हम लोग मूविंग चार्जेस के बारे में क्या करेंगे, वहां पे स्टडी करेंगे। ठीक है, अब नाउ वी मूव ऑन टू द, दैट इज नथिंग बट द, जिसको हम लोग कहेंगे बायवॉट सावर्ट लॉ। बायवॉट सावर्ट लॉ को हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे हम लोगों को पता है कि बायवॉट सावर्ट लॉ यानी क्या है, कि हम लोगों को पता है कि जैसे एक पर्टिकुलरली करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। क्या होता है, जैसे समझ लो ये एक पर्टिकुलरली करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसमें से आप लोगों को पर्टिकुलरली एक करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, कंडक्टिंग है, तो करंट फ्लो हो रहा है, और
यहाँ ये जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट फ्लो होने की वजह से अब हम लोगों को पता है कि इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज जो है वो चार्ज कैसा है, मोशन में है। और चार्ज में अगर मोशन में होगा तो चार्ज अगर मोशन में होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हम लोग जिसको कहते हैं डी क्यू बाय डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं आई इस क्वांटिटी को, यानी क्या है, करंट आई इज नथिंग बट इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी यानी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। वो करंट किसमें से पास हो रहा है, इस कंडक्टिंग, ये जो वायर है, इस वायर टाइप से हम लोग इसको एज्यूम करते हैं, उसमें से क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। और एरो मार्क दिया है, इसका मतलब है कि ये ऊपर की साइड में जा रहा है। तो ये क्या करता है कि जैसे हम लोगों को पता है कि स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, वैसे ही जो मूविंग चार्ज होगा वो किसको प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अब इसके लिए हम लोगों के पास में डायरेक्टली हम लोग जैसे एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फील्ड जो है वो हमेशा नॉर्मल टू द चार्ज के थ्रू होती है और आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है, या इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो उसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो भी क्या होती है, इस कंडक्टिंग वायर में से। अभी हम लोग यहाँ से पिक्चराइजेशन में ऑब्जर्व करेंगे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड रूल का। किसका, राइट हैंड थंब रूल जिसको हम लोग कहते हैं। तो राइट हैंड रूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी आप लोगों को राइट हैंड रूल अच्छी तरीके से पता है कि आउटस्ट्रेचड थंब अगर आप लोगों के करंट की डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कर्व फिंगर्स जो रहेगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। किसको रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसीलिए ये जो कर्व फील्ड लाइंस है वो वहां से हम लोग ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा मैं पिक्चराइजेशन ड्रॉ करता हूँ ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इस तरीके से जैसे इसमें से अगर करंट पास हो रहा है, जो कि करंट आई है, जो कि डी क्यू मूविंग चार्ज यानी चार्ज चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीके से, और राइट हैंड रूल के हिसाब से देखे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि करंट कैसा हो रहा है, इस तरीके से मूव हो रहा है, यानी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लोग एज्यूम कर सकते हो कि जिस तरीके से अगर करंट इस तरीके से अगर होता है, ऑब्जर्व करता है, तो आप लोग आउटस्ट्रेच डायरेक्शन से, जैसे समझो कि ये एक प्लेन ऑफ पेपर है, और इस प्लेन ऑफ पेपर में मैंने जिस तरीके से पेन रखा हुआ है, तो अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो समझो कि करंट कैसा घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा, है ना। अगर समझो करंट की डायरेक्शन अगर आप लोग की इनटू द प्लेन ऑफ पेपर रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इनसाइड में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी यहाँ पे जो करंट की यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो कैसी रहेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मैग्नेट यानी करंट की डायरेक्शन कैसी है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, हाँ, तो इसको हम लोग क्रॉस मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर समझो आप लोगों का करंट जो है यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर आप लोगों की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगी, तो हम लोग यहाँ से क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी पर्टिकुलरली करंट जो है वो करंट एलिमेंट क्या हो रहा है, आउटर डायरेक्शन में आ रहा है ना, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। जो आप लोगों का प्लेन पर्टिकुलरली दिखाई दे रहा है, इस प्लेन ऑफ पेपर से क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से करंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। क्रॉस का मीनिंग क्या होता है कि वो इनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो बाइवोट साइवोट जो थे उन्होंने वही स्टेटमेंट कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया कि कोई भी एक एलिमेंट है जिसमें से करंट पास हो रहा है, क्या हो रहा है, एलिमेंट जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो इस करंट एलिमेंट के आउटसाइड में, अभी हम लोगों को पता है कि राइट हैंड रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। अब करंट ऊपर की साइड में जा रहा है यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर रहेगी, इसलिए हम लोग इसको क्रॉस मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर करंट कैरिंग एलिमेंट से, कंडक्टिंग एलिमेंट्स में कोई भी एक छोटा सा सेक्शन अगर हम लोग लेते हैं, जिसकी लेंथ हम लोग क्या करेंगे, डीएल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डीएल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये छोटा एलिमेंट जो डीएल है, जिसमें से करंट का मैग्नीट्यूड आई है जो पास हो रहा है, वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डीबी इतनी छोटी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा।
और इसी के ऊपर से ये आइडेंटिफाई किया गया है कि पर्टिकुलरली फिर उस एलिमेंट से हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलरली आर डिस्टेंस से पोजीशन वेक्टर को हम लोग डिफाइन कर लेंगे, जिसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। और उसके बाद में ये जो डीएल एलिमेंट है और ये जो करंट कैरिंग वायर है उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा एंगल रहेगा। तो इस पर्टिकुलरली एंगल को हम लोग थीटा एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। और डीबी पे मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसकी डायरेक्शन हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया। तो बायवर्ट सावर्ट क्या कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक इंडक्शन, the magnitude of small magnitude of magnetic induction due to the small element dl is directly proportional to, सबसे पहले वो किससे प्रोपोर्शनल रहेगा कि करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है आप लोगों का, इस कंडक्टर में से पर्टिकुलरली जो करंट पास हो रहा है उसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। यानी क्या है कि पहली प्रॉपर्टी है ये जिसको हम लोग कहेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये किससे है, आई से है। सेकंड क्या है कि जो पर्टिकुलरली एलिमेंट अपन ने लिया है डीएल, इस डीएल एलिमेंट को भी जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो डीएल एलिमेंट को भी कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने क्या लिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डीएल एलिमेंट होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो एंगल पर्टिकुलरली लिया है, तो ये जो एंगल है उस एंगल से हम लोगों ने देखा है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल, है ना, जिसको हम लोग साइन थीटा से। एंड इन्होंने फोर्थ जो लिया है वो किससे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी जो डीएल एलिमेंट है और ये जो डीबी है उसके बीच में जो भी डिस्टेंस है उससे वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Therefore, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर डीएल एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर, जिसके डीएल की वजह से डीबी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। अगर पूरा, अगर हम लोग लेंथ ऑफ द वायर अगर ले लेते हैं तो उसकी वजह से पूरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है ना। तो जैसे आप लोग बोल सकते हो कि डीएल की वजह से प्रोड्यूस हुआ डीबी, और कंप्लीट लेंथ अगर हम लोग लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी बी रहेगी, ठीक है। और किससे प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा से प्रोपोर्शनल है ना, साइन थीटा से प्रोपोर्शनल है। और उसके बाद में इनवर्सली किससे प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग अब डेफिनेटली लेंगे ये भी प्रोपोर्शनल है, ये भी प्रोपोर्शनल है, ये भी प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है, तो इसका एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेंगे। और ये सभी जो चीजें हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनको हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सभी किसको इक्वल है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन को रिप्रेजेंट है। इसलिए हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ मैं, मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे कि dB इज नथिंग बट इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू करंट आई dl साइन थीटा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसी वजह से ये न्यूमरेटर में आएंगे आई dl और साइन थीटा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग मान के चलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इसमें म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। यानी परमिएबिलिटी क्या है वो भी समझ लो कि जैसे हम लोग जैसे चार्जेस हम लोग देखते हैं, तो मैंने इसके पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि जैसे चार्ज एक पर्टिकुलर अगर रीजन में हम लोगों को अगर रखना है, सिस्टम की बात अगर हम लोग कहें, तो सिस्टम क्या करेगा, उस चार्ज को पर्टिकुलरली जगह पे सिचुएटेड होने के लिए परमिशन देगा। तो उसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे क्या होगा
कि जो भी मूविंग चार्जेस है वो पर्टिकुलर रीजन में जितना स्पेस एक्वायर करेगा, उस स्पेस की पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कहेंगे, परमिएबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस। यानी फ्री स्पेस भी क्या करेगा, उसको परमिशन देने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। यानी वही वही कंडक्टर, यानी वही चार्जेस वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जिसको वो परमिट करेगा, और उसी पर्टिकुलर टाइप के चार्जेस जो होते हैं वो वहां पे आ सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि बायवॉट-सैवर्ट लॉ, जिसमें हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और साइन थीटा किसके बीच में एंगल है, डीएल एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, उसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उस एंगल को वो डिपेंड है, और वो साइन एंगल के तरीके से हम लोग लेते हैं। ठीक है, साइन क्यों आया है वो आप लोगों को जब वेक्टर फॉर्म में आप लोग देखोगे कि क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, डेफिनेटली ये वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी डेरिवेशन में आप लोगों को तब पता चलेगा कि साइन थीटा के कन्वेंशन किस तरीके से आया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे, तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि ये मैथमेटिकल फॉर्म है, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 को डिराइव करते हैं। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, और उस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से ये एक्सप्रेशन हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम लोग इतना ही काफी करते हैं। तो ये पर्टिकुलरली एक बार टॉपिक जो है आप लोग अच्छी तरीके से देख लो कि मैग्नेटिक इंडक्शन में किस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट किया है, और उसके बाद में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ में कंपेयर करके मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में किस तरीके से स्टडी किया उसके बारे में देख लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करके मैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग स्टडी करेंगे। ये आप लोग के सामने पिक्चराइजेशन है। ठीक है, हाँ, अब अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई डाउट होता है तो वो पूछ सकता है। वैसे ये वो वाला पार्ट है तो थोड़ा इजी है, थोड़ी स्पीड अगर ज्यादा हो गई होगी तो नेक्स्ट टाइम में अपन स्पीड के ऊपर कन्विंस करेंगे। ठीक है।